शुक्ला परिवार के लोगों ने फोन पर बात करके गहरी लंबी सांस ली और मैगी के सामने शर्त रखते हुए कहा कि पहले वो सिद्धार्थ को सही सलामत उनके पास भेजे, उसके बाद ही वो लोग कार्तिक को छोड़ेंगे। हालांकि जब ही मैगी ने ये शर्त सुनी तो उसने तुरंत मना कर दिया। तभी बगल में खड़े हुए विवान ने शुक्ला परिवार को देखकर गुस्से से कहा, चीजों को इतना भी टिपिकल मत बनाओ कि कल को जाकर तुम्हें ही पछताना पड़े। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम लोग मान लेंगे? विवान की बात सुनकर सामने बैठे आदमी ने तुरंत उसे कहा, देखो बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग अब और कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। सबसे पहले तुम लोगों को हमारे सिद्धार्थ सर को हमें सौंपना होगा और उसके बाद अपनी टेरिटरी को हमें देना होगा, तभी हम कार्तिक मित्तल को वापस तुम लोगों को सौंपेंगे। उसने अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ की कलाई को मरोड़ा और उसके बाद गुस्से से बोली, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग जो बोलोगे वो हम करते जाएंगे? चलो मान भी लिया कि हम लोग तुम्हें वो सब कुछ दे देंगे, तुम्हारी सारी शर्तें मान लेंगे, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग हमारे बॉस कार्तिक को हमारे पास वापस हैंड ओवर करोगे? अगर तुम लोग अपनी बात से पीछे हट गए तो? मैगी की बात सुनकर सामने बैठे शुक्ला परिवार के सीनियर आदमी ने कहा, देखो कार्तिक के साम्राज्य के बिना वो हमारे लिए किसी काम का नहीं, और बिना फायदे के हम उसे यहाँ क्यों रखेंगे और क्यों अपने वादे के पीछे हटेंगे? जैसे ही मैगी के साथ आए हुए लोगों ने सुना कि सामने बैठा हुआ आदमी कार्तिक को उसका नाम लेके बुला रहा है और उसे यूजलेस कह रहा है, तो सभी लोगों को गुस्सा बढ़ गया। उन लोगों ने सामने बैठे हुए आदमी को गाली देते हुए कहा, यू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस का नाम अपनी जुबान से लेने की? तूने उन्हें यूजलेस कैसे कहा? और इतना कहकर मैगी के साथ आए हुए सारे लोग एक साथ अपने कदम शुक्ला परिवार के लोगों की तरफ बढ़ाने लगे। हालांकि अगले ही पल मैगी ने कुछ सोचते हुए उन लोगों को तुरंत आगे बढ़ने से रोक दिया। अगले ही पल मैगी की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिल उठा था और उसकी आंखों में सितारों से भी ज्यादा चमक थी। कुछ सोचकर उसने शुक्ला परिवार के लोगों को देखते हुए कहा, आप लोगों ने जो कंडीशन रखी है उसके बारे में सोचा जा सकता है, पर उससे पहले तुम लोगों को मुझे ये बात कंफर्म करवानी होगी कि हमारे बॉस कार्तिक अभी भी बिल्कुल ठीक है। जैसे ही शुक्ला परिवार के लोगों ने मैगी की रिक्वेस्ट सुनी तो सारे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और काफी देर तक कुछ नहीं बोले। और वहीं दूसरी तरफ मैगी अपनी पूरी बात करके लगातार इन लोगों के बदले हुए हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और जितना ज्यादा वो इन लोगों को देख रहे थे उतना ज्यादा शक उसके मन में बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विवान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था, और जब उसने देखा कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए हैं और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ बात कर रहे हैं, तो वो समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है और ये लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैगी कुछ देर तक इन लोगों के हाव भाव देखती रही और उसके बाद उसने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा, हमने अभी अभी जो रिक्वेस्ट की है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। अगर हम लोग अपने बॉस को नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग किस बेसिस पर आपकी कंडीशन को मान सकते हैं? जैसे जैसे मैगी अपनी बात कहती जा रही थी वैसे वैसे शुक्ला परिवार के लोगों के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन लोगों ने कहा, इस मैटर पर हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आप सब लोगों को पहले यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग हमारे बॉस शुक्ला जी से पूछकर आपको इस बात का जवाब देंगे। जैसे ही विवान ने इन लोगों की बात सुनी तो इनका दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए इन लोगों से गाली देते हुए कहा, तुम साले कमीने। इतना बोलकर विवान अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा। हालांकि अगले ही पल मैगी ने अपना हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। ऐसा नहीं था कि मैगी को शुक्ला परिवार या उसके लोगों से डर लगता था, या फिर शुक्ला परिवार के मेंशन में बैठे होने की वजह से ये लोग चुप थे। असल में अभी अभी मैगी ने इन लोगों के अजीब तरीके से बदले हुए हाव भाव पड़े थे, जिससे उसे कुछ कुछ चीजें क्लियर हो गई थी। हालांकि मैगी इतनी जल्दी इतने कम टाइम में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसने शुक्ला परिवार के लोगों को वक्त देने का डिसाइड किया। कुछ सोचकर मैगी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, ठीक है, फिर हम लोग आपके जवाब का इंतजार करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। इतना कहकर बिना शुक्ला परिवार का जवाब सुने अपने साथियों के साथ उस मेंशन को छोड़कर वो बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ जाते जाते विवान ने गुस्से से एक नजर शुक्ला परिवार के लोगों की तरफ देखा और फिर मैगी को फॉलो करते हुए बाहर चला गया। और वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार के लोगों ने जब देखा कि कार्तिक की तरफ से आए हुए लोग फाइनली यहाँ से चले गए हैं तो उन लोगों ने गहरी लंबी सुकून की सांस ली। मैगी और बाकी सारे लोग इस वक्त म्यांमार में थे और वो लोग शुक्ला परिवार के मेंशन के पास ही एक जगह पर टेम्परेरी तौर पर रुके हुए थे। यहाँ आने के बाद विवान ने परेशान होते हुए मैगी से पूछा, आखिर चल क्या रहा है? अचानक से ये लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करने लगे? थोड़ी देर पहले तक तो कह रहे थे कि उन्हें कोई जल्दी नहीं और वो देखना चाहते हैं कि कौन पहले हार मानता है, और फोन कॉल आने के बाद तुरंत उन लोगों ने सिद्धार्थ को छोड़ने के लिए कह दिया। विवान की बात सुनकर मैगी ने उसकी बात से सहमत होते हुए कहा, सच में ये बहुत ज्यादा अजीब है। मुझे तो लग रहा है कि शायद कार्तिक सर को इन लोगों ने कैद ही नहीं किया है। जैसे ही विवान ने ये बात सुनी तो उसने अपने सवालों के झाड़ लगाते हुए हैरानी से पूछा, क्या कार्तिक सर किडनैप नहीं हुए? अगर ऐसा है तो बॉस चले कहाँ गए और उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? विवान के इतने सारे सवाल सुनकर मैगी ने अपना सिर पकड़ लिया और घूरकर विवान को देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि आखिर उसे इन सब के बारे में कैसे पता होगा, और अगर पता होता तो वो अब तक कार्तिक को ढूंढ लेती। पर मैगी को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जब वो शुक्ला परिवार से उनके भेजे हुए लोगों से नेगोशिएशन करने गई थी उस वक्त ये सारे लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कार्तिक इनकी ही कैद में है। फिर एकदम से फोन आया और सब कुछ बदल गया, और मैगी की कार्तिक को देखने की रिक्वेस्ट को भी इन लोगों ने अनसुना कर दिया, या सुनकर भी ये लोग सुनना नहीं चाहते थे। उस फोन कॉल पर शुक्ला जी थे जिन्होंने उन लोगों को ये बताया था कि कार्तिक उनकी कैद से भाग गया है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ये लोग मैगी और बाकी लोगों पर प्रेशर बनाकर अपने दोनों मोटिव्स पूरे कर लें। और जिस बात से शुक्ला परिवार को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो ये थी कि कार्तिक जहां भागकर गया है वो सबसे खतरनाक माउंटेन एरिया है, और ये शुक्ला परिवार के लिए सबसे ज्यादा बुरी बात थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस पहाड़ की सच्चाई क्या है
और इतनी आसानी से ये लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे। वो लोग ना ही अब अपने ट्रम्प कार्ड कार्तिक का इस्तेमाल कर सकते थे और ना ही अपने बेटे को छुड़वा सकते थे, क्योंकि अगर किसी भी तरह से कार्तिक के लोगों को ये बात पता चल गई तो वो लोग कार्तिक को ढूंढ लेंगे और साथ ही साथ शुक्ला जी ने कार्तिक के साथ जो गलत व्यवहार किया है उसके बारे में पूरा हिसाब बराबर कर लेंगे शुक्ला जी और उनके बेटे से। शुक्ला जी फिलहाल इतना ही चाहते थे कि कार्तिक किसी भी हाल में बस जिंदा वापस उनके पास लौट आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो खेल अभी उनके हाथों में होगा और अगर माउंटेन एरिया पर कार्तिक को कुछ हो गया तो या फिर वो मर गया तो सब कुछ शुक्ला जी के हाथों से निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्ला जी के अपने सबॉर्डिनेट को ये बात पता चलेगी कि शुक्ला जी कल के आए लड़के को संभाल नहीं पा रहे हैं और वो उनके हाथों से निकल के भाग चुका है, तो हो सकता है कि बाकी लोग भी बागी हो जाएं और शुक्ला जी अपने ही लोगों के सामने कमजोर पड़ जाएं। इस वक्त शुक्ला जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि अब उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है और हो सकता है कि वो ये नुकसान और इसकी भरपाई जिंदगी भर ना कर सके। फिलहाल शुक्ला जी का कार्तिक के साथ खुद को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। ये बस हर हाल में कार्तिक को हराकर और इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते थे और कार्तिक की सारी जायदाद को हड़पना चाहते थे। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए शुक्ला जी ने बिना सोचे समझे अपने बेटे की जान को खतरे में लगा दिया था और साथ ही साथ अपने बहुत सारे लोगों को भी खतरे में डाल दिया था। शुक्ला जी सब कुछ दांव पर लगाकर कार्तिक के साथ मौत का खेल खेल रहे थे। बस एक चीज वो इस खेल में नहीं चाहते थे और वो था कार्तिक के साथ साथ खुद को बर्बाद करना। शुक्ला जी शुरू से 2 नाव में सवार होकर चल रहे थे, इसीलिए यहाँ तक आते आते उन्होंने दोनों ही नावों का सहारा छोड़ना पड़ रहा था और अब वो डूबने के कगार पर थी और भगवान से तिनके का सहारा मांग रहे थे। फिलहाल तो शुक्ला परिवार हर कीमत पर कार्तिक के लोगों से ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा था कि कार्तिक उनकी कैद से भाग गया है और वहीं दूसरी तरफ मैगी अभी भी बहुत गहराई से किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्या सच में शुक्ला परिवार ने उसे पकड़ लिया था? मैगी कुछ देर तक अपने आप को इन्हीं सब सवालों के घेरे में रखते हुए इन्हीं सब बातों को सोच रही थी। फाइनली अब कुछ देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि शुक्ला परिवार के लोगों को जो एक्सप्रेशन अभी उनसे दिखे थे उसके बेसिस पर इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि कार्तिक फिलहाल उन लोगों के हाथों में नहीं है। ये बात पता होने के बाद भी मैगी और बाकी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर इस बात को कंफर्म कर सके, इसीलिए उन लोगों ने फिलहाल कोई अटैक करने की प्लानिंग को कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया। फिलहाल मैगी बस एक ही बात सोच रही थी कि उसे हर हाल में कार्तिक को खोज निकालना है, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक फिलहाल है कहाँ और ये लोग कार्तिक तक कैसे पहुंचेंगे। मैगी अपने साथ कार्तिक के कुछ खास और विश्वास करने वाले लोगों को ही साथ लाई थी और अभी भी वो लोग बोले जा रहे थे और अभी वो लोग जो बोल रहे थे उस बात में कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। इसीलिए मैगी ने अपने कुछ लोगों को शुक्ला परिवार के लोगों को रिश्वत देकर किसी और तरह से ट्रिक करके कार्तिक के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। हालांकि ये लोग इतने कम टाइम में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी तक तो रात हो चुकी थी और इस वक्त किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर भी वो सारे लोग मिलकर कार्तिक कहाँ है इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैगी जब अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी, तभी उसके भेजे हुए लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो उसके पास आए और बहुत जरूरी खबर उन्होंने मैगी को दी। आपको क्या लगता है, क्या मैगी कार्तिक को ढूंढ पाएगी और क्या खबर लाया होगा ये इन्वेस्टिगेशन वाला ग्रुप? अपने ही ख्यालों में इधर उधर घूम रही थी, तभी जो लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए हुए थे वो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर मैगी के पास आए। तभी एक सबॉर्डिनेट ने मैगी से कहा, मैम क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ही कार्तिक सर को किडनैप किया था और शुक्ला परिवार के कहने पर उन्होंने कार्तिक सर को किडनैप करके उनके हैंड ओवर कर दिया है। हालांकि वो खुश भी थी, इसीलिए उसने सरप्राइज होकर खुश होते हुए कहा, क्या सच में उन लोगों ने इस बात को इतनी जल्दी मान लिया? मैगी ने भी क्रोकोडाइल सोसाइटी का नाम सुना हुआ था और उसे भी इस सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत पता था। मैगी जानती थी कि ये सोसाइटी नियम और कायदों से बहुत परे है और इन लोगों को नियमों का पालन करना सबसे तो बुरा लगता है। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे और इन्हें लोगों की परवाह कभी नहीं होती। मॉरलिटी नाम की तो कोई चीज़ इन लोगों में थी ही नहीं। शुरू में ही मैगी को लग रहा था कि जिन लोगों को उसने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा टाइम लेंगे, पर किसने सोचा था कि वो लोग इतनी जल्दी इतनी सही इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे। ये सब कुछ मैगी को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा था। हालांकि काफ़ी टाइम के बाद आज मैगी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसके दिमाग को थोड़ा आराम मिल गया था। तभी सबॉर्डिनेट ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, मैडम मुझे भी ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। शुरू में जब हम लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए तो उन लोगों ने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया था और हमें वहाँ से भेज दिया। हालांकि जल्दी ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने खुद हमसे कांटेक्ट किया और हमें कार्तिक सर के बारे में ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे ही मैगी ने अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनी तो अचानक से उसकी भौएं ऊपर उठ गई और उसने सवाल या लहजे में पूछा, कुछ इन्फॉर्मेशन बताई? मतलब इसका मतलब कि वो लोग हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आधी बात बताई है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी नज़रों में क्रोकोडाइल सोसाइटी की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। विवान को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने बिना जाने उसके बॉस कार्तिक को किडनैप कर लिया और ये बात विवान कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। विवान कभी भी इन लोगों को माफ करने वाला नहीं था। हालांकि ये सही वक्त नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था, वरना कब का वो क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को उनकी औकात दिखा चुका होता। तभी उस सबॉर्डिनेट ने आगे मैगी को बताया, क्रोकोडाइल सोसाइटी के लीडर का मेरे पास एक मैसेज आया था। इस मैसेज में उसने कहा कि उनके हमसे कोई दुश्मनी नहीं है और वो हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो लोग बस मिले हुए पैसों और ऑर्डर का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को सही मंजिल तक पहुंचा रहे थे। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बॉस कार्तिक का उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है
जिसमें अगर हम लोग उन्हें पैसे देते हैं तो वो कार्तिक सर को बचा लेंगे। जैसे ही विवान ने ये बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास है, हमें अपने बॉस कार्तिक को बचाने के लिए उनके जैसे यूजलेस आदमियों की कोई जरूरत नहीं है। क्रोकोडाइल सोसाइटी के लिए विवान की बात करने का लहजा बहुत ज्यादा सख्त था। फिर भी मैगी फिलहाल विवान से कुछ अलग सोच रही थी। उसने बहुत ही संभल कर अपने सबऑर्डिनेट से पूछा, क्या उन लोगों ने बस इतना ही बताया? क्या क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग हमें बताएंगे कि बॉस इस वक्त कहाँ है और हमारी मदद करने के बाद शुक्ला परिवार से वो लोग कैसे डील करेंगे? मैगी का सवाल सुनकर उस सबऑर्डिनेट ने जवाब देते हुए कहा, शुक्ला परिवार की चिंता उन लोगों को नहीं है। हालांकि फिर भी मैंने एक बार उन लोगों से इस बारे में कंफर्म किया था और उन लोगों ने कहा कि ये सब कुछ उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है और वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। ये सबऑर्डिनेट आगे बोल ही रहा था कि तभी विवान ने बीच में टोकते हुए कहा, कौन सा सीक्रेट? मुझे तो लगता है कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग विश्वास करने के लायक ही नहीं है। ये लोग बस हमसे पैसे हड़पना चाहते हैं और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि शुक्ला परिवार से पैसे लेने के बाद इन लोगों ने कार्तिक सर को शुक्ला परिवार को सौंपा ही नहीं होगा। उल्टा वो उन्हें अपनी कैद में रखकर हमसे पैसे वसूलना चाह रहे होंगे और मुझे लगता है कि कार्तिक सर फिलहाल इन्हीं लोगों की कैद में है। ऐसा नहीं था कि विवान बस गुस्से में बातें कर देता था और जो मन में आता था वो बोल देता था। उसके पास भी दिमाग था क्योंकि वो पूरे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का चीफ था और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी थी। फिलहाल क्रोकोडाइल सोसाइटी उन लोगों से पूरी तरह बात शेयर नहीं कर रही थी और इन दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का कोई भी ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मैगी इस वक्त काफी गहरी सोच में खोई हुई थी। हालांकि कुछ देर तक इसी तरह सोचने के बाद उसने कुछ डिसाइड किया और अपना सिर उठाकर विवान से कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों से मिलने साउथ एशिया जाऊंगी। तुम्हें यहीं रुककर शुक्ला परिवार पर प्रेशर बनाकर रखना है। देखते हैं कि बॉस के हमसे मिलने वाली बात पर वो लोग हमें क्या सबूत देते हैं। जब तक तुम अपनी आंखों से शुक्ला परिवार की कैद में कार्तिक सर को देख नहीं लेते तब तक उनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना। मैगी की कमांड सुनकर विवान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये सब कुछ सही नहीं है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि कार्तिक सर अभी शुक्ला परिवार की कैद में नहीं है और वो वहां से कहाँ गए ये हम लोगों को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये क्रोकोडाइल सोसाइटी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हमें उन लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने बॉस को खुद बचा सकते हैं। विवान को क्रोकोडाइल सोसाइटी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो लोग एक बार पैसे के लिए उसके बॉस को उनके दुश्मनों के हाथ लगने दे सकते हैं वो लोग दूसरी बार ज्यादा पैसे मिलने पर उन्हें और उनकी जान को खतरे में भी डाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विवान ये सब कुछ इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो यहाँ रहकर शुक्ला परिवार का पालतू बनकर उनके कहने के हिसाब से काम नहीं करना चाहता था। जो भी लोग थोड़े से भी शक के घेरे में हैं और जिन्होंने किसी भी तरह से उसके बॉस को नुकसान पहुंचाया है या सोचा है कि वो बस उन लोगों को मार देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विवान की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, अभी तक यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अनुमान के हिसाब से हो रहा है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि कार्तिक सर शुक्ला परिवार के पास नहीं है? कार्तिक सर हम लोगों को कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी किसी भी गलती या बेवकूफ़ी की वजह से कार्तिक सर की जान खतरे में पड़ जाए और ना ही हम किसी और को ये मौका दे सकते हैं कि वो किसी भी वजह से हमारे बॉस पर हमला करें। मैगी ने अभी अभी जो बात कही थी वो सिर्फ एक बात नहीं थी बल्कि कहीं ना कहीं एक चेतावनी थी। और मैगी की बात सुनकर विवान अपने पर्सनल इमोशंस को एक तरफ रखकर चुपचाप ओबीडियंट होकर अपने सीनियर की बात सुनने लगा। उसके बाद अपना सिर नीचे करके उसने मैगी से कहा, ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा। अब जाकर कहीं मैगी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा पोलाइट किया और फिर से सहमत होते हुए उसे इंस्ट्रक्शन देकर बोली, अपने पर्सनल इमोशंस को कंट्रोल में रखो और तुम्हारे पर्सनल बिहेवियर की वजह से शुक्ला परिवार के साथ हमारी नेगोशिएशन खराब नहीं होनी चाहिए। संभल कर रहना और फिलहाल तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, शुक्ला परिवार पर प्रेशर बनाना है और मेरे आगे के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना है। मैगी की बात सुनकर विवान ने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। विवान को सब कुछ समझाने के बाद मैगी और ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकी और तुरंत साउथ एशियन की तरफ प्राइवेट प्लेन से चली गई ताकि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों से मिल सके। वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल सोसाइटी की करंट लीडर कैरी को अभी तक नोटिस मिल चुका था कि मैगी खुद पर्सनली उससे मिलने आ रही है और जब उसे ये बात पता चली तो उसने बहुत ही बेसब्री के साथ मैगी का इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैगी की प्लेन उस जगह पर लैंड हुई तो मैगी तुरंत प्लेन से बाहर आई और एक नजर सामने खड़े हुए क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों की तरफ घुमाई, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो लोग मैगी का वेलकम करने के लिए ही वहां पर खड़े हैं। इन लोगों को देखकर मैगी ने कुछ भी नहीं कहा और मन ही मन सोचने लगी कि काश वो इन लोगों को एलिमिनेट कर पाती, क्योंकि इस बात से मैगी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये क्रोकोडाइल सोसाइटी का ग्रुप अपनी बात पर न्यूट्रल रहता है या नहीं, या फिर सिर्फ पैसों के लिए इन लोगों ने कार्तिक को किडनैप किया था। मैगी की नजरों में इन लोगों ने पहले ही कार्तिक पर हाथ डालकर गुनाह कर दिया था, जिसके लिए मैगी खुद भी इन लोगों को कभी माफ नहीं करने वाली थी। पर फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी शुक्ला परिवार से डील करना था और एक बार उससे निपट जाए फिर उसके बाद क्रोकोडाइल सोसाइटी के ग्रुप को भी मैगी संभाल लेगी। मैगी ने अपने मन में सोच लिया था कि अगर इन लोगों ने किसी भी तरह से कार्तिक को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो वो इन लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी कि ये लोग जिंदगी में कभी कार्तिक के आसपास आने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। मैगी का मन कर रहा था कि अभी सामने खड़े सारे लोगों को गोली से उड़ा दे, पर वो ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके बॉस कार्तिक जिंदा भी है या नहीं, और अगर हैं तो कहाँ हैं। और उसे सिर्फ इतना पता था कि किसी भी तरह से क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों से उसे अपने बॉस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और इसीलिए उसने खुद पर्सनली यहाँ आने का डिसाइड किया था। मैगी को मन ही मन एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, यहाँ से वो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएगी और उसे कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जब कैरी ने प्लेन से इतनी खूबसूरत लड़की बाहर निकलते हुए देखी तो वो एकदम से हैरान रह गई और उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक को किडनैप करने के बाद कार्तिक की सारी जिम्मेदारियां निभाने वाला इंसान कोई लड़की होगी।
और वो भी इतनी खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात, खूबसूरत होने के साथ साथ मैगी की अपीयरेंस बहुत ज्यादा कमाल की थी। उसका ऑरा, उसकी स्टाइल और एटीट्यूड सब कुछ सामने वाले को हैरान कर देता था, मैगी के सामने झुकने के लिए मजबूर कर देता था। कैरी एक औरत थी और उसे भी खूबसूरत लोग पसंद थे, पर उसने अपनी इस पसंद के ऊपर पावर को ज्यादा अहमियत दी थी। उसे सिर्फ एक ही चीज से प्यार था और वो था पावरफुल होना। इसीलिए उसने अपने क्रोकोडाइल सोसाइटी ग्रुप के बीच में चल रही तनातनी का फायदा उठाया और इन लोगों को अपनी तरफ करके नई बॉस बन गई। आज तक कैरी को हमेशा यही लगता आया था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की है जो खूबसूरत भी है और पावरफुल भी, और जिसमें सारी एबिलिटीज हैं। पर किसने सोचा था कि आज अचानक से उसकी मुलाकात मैगी से होगी, जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्यूटीफुल अपीयरेंस रखती है, और साथ ही साथ सेम टाइम पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल भी करती है। आपको क्या लगता है, क्या मैगी क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों के साथ डील कर पाएगी? खूबसूरत होने के साथ साथ पावरफुल भी है, जिसकी मौजूदगी ही माहौल को इतना गर्म कर देती है कि सामने वाला बोलने से पहले 2 बार सोचता है। मैगी से होते हुए कैरी की नजर मैगी के साथ आए एलीट और पावरफुल टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर गई, जो बहुत इज्जत के साथ अपनी बॉस मैगी के पीछे खड़े हुए थे। इन सब लोगों को देखकर कैरी ने अपने सारे ख्यालों को एक तरफ रखा और खुद को मैगी से बात करने के लिए तैयार करने लगी। उसे अच्छे से पता था कि कार्तिक के सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्यों आए हैं, और उसे यह भी पता था कि जल्दी ही ये सारे लोग कार्तिक को ढूंढ लेंगे। इसीलिए जब मैगी ने अपने लोगों को यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, उसी वक्त कैरी ने सब कुछ खुलकर उन लोगों को बता दिया था और ये बात भी मान ली थी कि उसी ने कार्तिक को किडनैप किया था। हालांकि कैरी ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि कार्तिक के सबऑर्डिनेट पर्सनली उससे मिलने यहाँ आएंगे। जब मैगी ने यहाँ आने के लिए इन लोगों से मिलने के लिए कहा तो शुरुआत में कैरी इन लोगों को यहाँ आने से मना कर देना चाहती थी, पर किसने सोचा था कि कार्तिक की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट के तौर पर कैरी को 3 दिन के अंदर कार्तिक को ढूंढने के लिए जाना था और उसे वहां से बचा कर लाना था। कैरी अच्छे से जानती थी कि शुक्ला जी बहुत ही खतरनाक इंसान है और बहुत चालाक भी है, इसीलिए वो तुरंत कार्तिक को उस जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देंगे, और इन सब के बारे में पहले से ही कैरी ने अनुमान लगा लिया था। इसीलिए कार्तिक को शुक्ला जी को सौंपने के बाद उसने तुरंत अपने लोगों के साथ मिलकर कार्तिक पर कड़ी नजर बनाकर रखी हुई थी, और साथ ही साथ शुक्ला परिवार के सबऑर्डिनेट पर भी अपनी नजर बनाई हुई थी। हालांकि कैरी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक अचानक से जेल से इतने जादुई तरीके से भाग जाएगा, और जो बात कैरी को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी वो बात यह थी कि कार्तिक भागकर उस डरावनी पहाड़ी पर गया था, जहां जाने से लोग बहुत ज्यादा डरते थे। ये सिचुएशन ना तो शुक्ला परिवार के लिए अच्छी थी और ना ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों के लिए, क्योंकि उसे भी पता था कि वो पहाड़ कितना ज्यादा खतरनाक है। उसमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ जाकर मिलकर कार्तिक को ढूंढने के लिए उस पहाड़ पर जा सके, क्योंकि जो भी आज तक उस पहाड़ पर गया था वो कभी वापस लौट कर नहीं आया था। अचानक से इस तरह की सिचुएशन आ जाने की वजह से कैरी अपने आप को काफी बेबस महसूस कर रही थी। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसे कार्तिक की सेफ्टी की चिंता थी, बल्कि उसे अपने रुपए की चिंता हो रही थी, जो कार्तिक को बचाने पर कार्तिक को उसे देने वाला था। वरना उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कार्तिक जीता है या मरता है। कैरी को हर हाल में बस पैसा चाहिए था, और इतना पैसा कार्तिक उसको दे सकता था। अब पूरी क्रोकोडाइल सोसाइटी पर कैरी का कंट्रोल था, और इसीलिए अपनी सोसाइटी और लोगों को जोड़े रखने के लिए उसे सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की ही थी। जितना ज्यादा पैसा उसे मिलेगा उतना ज्यादा वो अपने क्रोकोडाइल सोसाइटी ग्रुप को आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि कैरी कुछ और सोच पाती या कह पाती उससे पहले ही मैगी उसके पास आ गई थी। इसीलिए मैगी ने तुरंत चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर मैगी को वेलकम किया और उसके पीछे खड़े हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के गुस्से से भरे चेहरे को नजरअंदाज कर दिया। मैगी को देखकर कैरी ने हाथ उठाते हुए आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ही है ना मैगी? वेलकम टू द क्रोकोडाइल सोसाइटी हेडक्वार्टर। मैगी फिलहाल कैरी से हाथ मिलाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, और ना ही वो उससे इधर उधर की बातें करना चाहती थी। इसीलिए उसने पूरी तरह से कैरी को इग्नोर करते हुए उससे ये पूछा, मेरे बॉस कार्तिक मित्तल कहाँ है? जैसे ही कैरी ने देखा कि मैगी उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, तो उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आप काफी जल्दी में हैं मिस मैगी। और रही बात आपके सवाल मिस्टर कार्तिक की कि वो कहाँ है, तो ये सवाल आपको मुझसे नहीं बल्कि शुक्ला परिवार से पूछना चाहिए। इतना सा सवाल पूछने के लिए आपको इतनी दूर तक सफर करके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कैरी मन ही मन अभी भी सोच रही थी कि कार्तिक के सबऑर्डिनेट के साथ वो किस तरह से डील करे, इसीलिए वो फिलहाल मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। कैरी की बात सुनकर मैगी ने बेसब्र होते हुए कहा, यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है, हर कोई स्मार्ट है, और क्रोकोडाइल सोसाइटी ने क्या किया है वो तुम भी जानती हो और हम भी। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम लोगों को कोई ज्यादा नुकसान ना हो तो मुझे सच सच बता दो, वरना तुम लोगों के साथ रफ तरीके से पेश आने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैगी की धमकी सुनकर कैरी ने अपने सीरियस कोल्ड एक्सप्रेशन में कहा, मिस मैगी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। क्रोकोडाइल सोसाइटी ग्रुप के लिए आप दुश्मन नहीं हैं। हम यहाँ खड़े होकर आपका वेलकम कर रहे हैं और आप यहाँ आकर हमें मारने की धमकी दे रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर है? सच बात तो ये थी कि मैगी खुद भी इन लोगों के साथ फिलहाल किसी तरह का कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी। उसने अभी अभी जो धमकी भरे शब्द कहे थे वो बस एक टेस्ट था जो मैगी क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को जज करने के लिए ले रही थी। जैसे ही मैगी ने कैरी की बात सुनी और उसका बिहेवियर देखा तो उसने मन ही मन सुकून भरी सांस ली, पर अगले ही पल वो मन ही मन और ज्यादा कंफ्यूज महसूस करने लगी। कैरी की अपीयरेंस और उसके हाव भाव देखकर मैगी ये समझ गई थी कि कार्तिक अभी क्रोकोडाइल सोसाइटी के पास नहीं है, और इसीलिए वो मन ही मन थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। हालांकि जो बात उसे परेशान कर रही थी वो बात ये थी कि अगर कार्तिक शुक्ला परिवार के पास नहीं है और ना ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के पास है तो फिर कार्तिक गया कहाँ? कुछ सोचकर मैगी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारे साथ उसे पेश करूँ।
तुम मेरे साथ ये बेवकूफ़ बनने का नाटक बंद करो। मैं जानती हूँ कि फिलहाल तुम क्या सोच रहे हो। तुम लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है ना। बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें हमारे बॉस कार्तिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिलहाल के लिए मैगी क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे बस जल्द से जल्द एक बार कार्तिक के बारे में पता करना था। अगर कार्तिक उन्हें सही सलामत मिल गया तो बाकी सब कुछ कार्तिक खुद संभाल लेगा। जैसे ही कैरी ने देखा कि मैगी बहुत ज्यादा ओबीडियंट है तो वो हंसने लग गई। वो तो कैरी हमेशा से कोल्ड एक्सप्रेशन रखने वाली खूबसूरत लड़की थी जो हमेशा एलिगेंट तरीके से बिहेव करती थी। अचानक से कैरी को हंसते हुए देखकर उसके आसपास खड़े जितने भी लोग थे हर कोई उसे हैरानी से देखने लगा, क्योंकि इस वक्त हंसते हुए कैरी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपने आसपास की सिचुएशन देखकर कार्तिक को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब सेफ है और शुक्ला परिवार की कैद से दूर है। कम से कम जिसने उसे बचाया है वो उसे मारने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेगा। कार्तिक जब इन सब के बारे में सोच रहा था तभी उसने सोचते सोचते पत्ती का बना हुआ दरवाजा खोला। तभी अचानक से एक तेज रोशनी की किरण उसकी आंखों पर आकर लगी, जिसकी वजह से कुछ पल के लिए कार्तिक बाहर का कुछ भी नहीं देख पाया। कुछ देर के लिए कार्तिक अपनी आंखों को बंद करके खड़ा रहा और उस पल का इंतजार करने लगा जब उसकी आंखों के रेटिना बाहर की रोशनी को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि बाहर का नजारा देखते ही कार्तिक एकदम हैरान रह गया। जिस कमरे में फिलहाल कार्तिक आराम कर रहा था वो किसी जमीन पर नहीं बना हुआ था, बल्कि वो तो हवा में बना हुआ था। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये एक ट्री हाउस था और किसी चिड़िया के घोंसले की तरह बाहर से दिखाई दे रहा था। ये कम से कम जमीन से 4-5 मीटर की ऊंचाई पर था और ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए एक मजबूत लेडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्तिक ने ध्यान से बाहर देखा। वहां सिर्फ एक अकेला ट्री हाउस नहीं था बल्कि बाहर और भी ट्री हाउसेस थे। फिलहाल कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ट्राइबल एरिया में आ गया हो। चारों तरफ घने बड़े पेड़ थे और उस पर इसी तरह के ट्री हाउसेस बने हुए थे। फिलहाल कार्तिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके ट्री हाउस के सामने ही एक खुली जगह थी और उस खुली जगह में एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई थी जो पत्थरों से बनी हुई लग रही थी और उस बिल्डिंग के आसपास कुछ लोग खड़े हुए थे जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हालांकि जो बात कार्तिक को अब हैरान और खुश कर रही थी वो ये थी कि उन लोगों के बीच में फिलहाल रितिका भी थी। रितिका को सही सलामत देखकर कार्तिक ने थोड़ा सुकून महसूस किया। कार्तिक दूर से रितिका को देख रहा था और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रितिका इन लोगों से बातें करने की कोशिश कर रही हो। रितिका को देखकर कार्तिक ने जोर से तेज आवाज में कहा, रितिका। कार्तिक ने जैसे ही रितिका का नाम पुकारा तो वहां खड़े बाकी लोग उसे देखने लगे। रितिका भी उसे देख रही थी। जब उसने देखा कि कार्तिक सही सलामत है और वो खड़ा हो चुका है तो उसने खुश होते हुए कहा, कार्तिक तुम जाग गए। कार्तिक अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा था। रितिका की बात सुनकर उसने अनजाने में अपना कदम आगे बढ़ा दिया और वहां से फिसलते हुए नीचे जमीन पर आ गिरा। उसे काफी तेज चोट लगी थी और गिरने की वजह से उसका दर्द और ज्यादा बढ़ गया था। कार्तिक पहली बार शायद अपनी जिंदगी में इस तरह के पेड़ पर बने घर पर चढ़ा था, इसीलिए उसे इस तरह की जगह पर रहने का कोई आइडिया नहीं था। हालांकि कार्तिक ने तुरंत ही खुद को संभाल लिया था और उसके शरीर पर जो दवाई लगाई गई थी उससे भी उसे काफी हद तक आराम महसूस हो चुका था। रितिका भीड़ में से भागते हुए कार्तिक के पास आई और उसके माथे पर आए हुए पसीने को साफ करते हुए उसने बहुत ही कंसर्न के साथ कार्तिक से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो कार्तिक? रितिका को इतनी चिंता करते हुए देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और मेरे चेस्ट में जो दर्द हो रहा था वो भी काफी हद तक ठीक हो चुका है। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने उसे सजेस्ट करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी ऊपर आराम करना चाहिए। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत और ज्यादा आराम करने से मना कर दिया और आसपास के लोगों को देखने लगा जो अजीब कपड़े पहने हुए थे और अजीब नजरों से उसे ही देख रहे थे और उसी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। इन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर कार्तिक ने रितिका से पूछा, रितिका कौन है ये लोग? हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे और यहाँ आए हुए हमें कितना वक्त हो गया? मैं कब से बेहोश हूँ और ये जगह कौन सी है? कार्तिक ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ लिए थे। कार्तिक को इतने सारे सवाल एक साथ पूछते हुए देखकर रितिका ने बेबस होकर अपना सिर हिला दिया और कार्तिक से बोली, अच्छा होगा कि तुम वहां जाकर बैठ जाओ और उसके बाद में मैं तुम्हें आराम से सारी बातें बताऊंगी। रितिका की बात सुनकर कार्तिक उस डायरेक्शन में जाकर बैठ गया जहां रितिका ने अभी अभी इशारा किया था। ये वही बिल्डिंग थी जहां पर अभी सब लोग खड़े हुए थे। कार्तिक ने ध्यान से उस बिल्डिंग को देखा जिसे ऑल्टर कहकर बुलाया गया था। ये स्क्वायर स्टोन से बनी हुई छोटी सी बिल्डिंग थी जिसके चारों तरफ लोग इकट्ठा हो रहे थे। कार्तिक ने देखा कि उस बिल्डिंग के पास कुछ लोग नहीं है बल्कि उस प्रिमिटिव ट्राइब के सारे लोग उसी जगह पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे जैसे कार्तिक आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये सारे ट्राइबल लोग उसे घेर कर खड़े हो गए, उसके साथ साथ आगे चलने लगे। कार्तिक भी इस वक्त इन लोगों को बहुत ध्यान से और क्यूरियस होकर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग ग्रह के लोग आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं। धीरे धीरे कार्तिक को समझ में आ रहा था कि इन लोगों के अजीब से कपड़े इसलिए हैं क्योंकि ये लोग किसी बहुत ही रेयर ट्राइब से आते हैं जो यहाँ रहकर अपनी परंपरा और ट्राइब को बचाने की कोशिश करते हैं। इन सब लोगों ने पत्तों से बनी हुई ड्रेसेस पहनी हुई थी जिनसे इनका आधा शरीर ढका हुआ था और सबसे बड़ी बात यह थी कि कार्तिक के कपड़े देखकर ये लोग अजीब व्यवहार नहीं कर रहे थे बल्कि उसका विरोध करने के बजाय उसका साथ दे रहे थे और ये देखकर कार्तिक को काफी अच्छा लग रहा था। एक बात कार्तिक को काफी अजीब लग रही थी, इतनी प्रिमिटिव जनजाति होने के बावजूद इन लोगों ने मॉडर्न एरा और अपनी परंपरा दोनों को साथ रखा हुआ था। कुछ लोगों ने अगर पैंट पहनी हुई थी तो ऊपर पत्तों वाली शर्ट पहन रखी थी और जिन लोगों ने शर्ट पहन रखी थी तो उन लोगों ने नीचे से पत्तों से बनी हुई ड्रेस पहन रखी थी। ये देखकर कार्तिक को काफी हैरानी हो रही थी। कार्तिक बहुत ज्यादा ध्यान से आसपास देखने लगा। अपने सामने बैठे हुए लोगों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा कटे हुए हैं और इन्हें शहरी लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। पर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के पास पैंट शर्ट जैसे कपड़े कहाँ से आ गए, क्योंकि ना तो ये लोग कहीं जाते थे और ना ही किसी को यहाँ आने देते थे और ना ही इन्हें देखकर लग रहा है कि इन्होंने कहीं से इन कपड़ों को उठाया था। तो फिर इन लोगों के पास मॉडर्न कपड़े कहाँ से आए? जैसे जैसे
कार्तिक ये सब कुछ सोच रहा था, वैसे वैसे उसे थोड़ी सी चिंता होने लगी थी। अचानक ही कार्तिक के दिमाग में पुरानी बातें याद आने लगी। उसने कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में देखा था जहाँ इस तरह के ट्राइबल एरिया में आने के बाद लोग यहाँ से वापस नहीं जा पाते हैं। उन लोगों का शिकार करके ये ट्राइबल लोग उन्हें खा जाते हैं। और आज भी बहुत सारी ट्राइब पुरानी परंपराओं को निभा रही है। जैसे पहले लोग शिकार करके अपना पेट भरते थे, वैसे ही आज भी बहुत सारी पिछड़ी जनजातियां इसी तरह का काम करती हैं। उन लोगों को बाहरी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जंगल ही उनका घर होता है और वो सिर्फ जंगल के रूल फॉलो करते हैं। इसी तरह की ट्राइब बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। कार्तिक को डर लग रहा था कि कहीं वो लोग भी तो इस तरह की सो कॉल्ड ट्रेडिशनल ट्राइबल एरिया में ना आए हों, जहां से निकलना उन लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। कार्तिक ध्यान से आंखें चुराकर अपनी कनखियों से इन लोगों को देखने लगा और इन लोगों को समझने की और पहचानने की कोशिश करने लगा। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि इन लोगों को देखकर लगता तो नहीं है कि ये लोग इंसानों को खाते होंगे, और ये लोग उसका बहुत ज्यादा ध्यान भी रख रहे हैं और इसका इलाज भी किया जा रहा है। हो सकता है कि ये लोग अच्छे लोग हों। पर तभी कार्तिक के दिमाग में एक और ख्याल आया कि कहीं ये लोग उसे बकरे की तरह खूब अच्छे से खिला पिलाकर और हेल्दी बनाकर बाद में काटने तो नहीं वाले हैं, और हो सकता है कि उसे सीधे आग में रखकर रोस्ट करके पकाने लगे। ये ख्याल आते ही कार्तिक जल्दी से अपनी जगह खड़ा हो गया और अपने हाथ पैर को चेक करने लगा। कार्तिक ने परेशान होते हुए रितिका से पूछा, रितिका कहीं हम लोग इन ट्राइबल लोगों के हाथ तो नहीं लग गए? कहीं ये लोग हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे? इतना कहकर कार्तिक ट्राइबल लोगों को देखने लगा, जिनमें से एक आदमी काफी खूंखार लग रहा था और लगातार कार्तिक को ही देखे जा रहा था। अपने आप को इस तरह घूरते हुए देखकर कार्तिक ने मन ही मन में सोचा कि कहीं ये मुझे चेकआउट तो नहीं कर रहा है कि कौन सा पीस मीट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्तिक को इस वक्त अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आजकल उसकी किस्मत उस पर मेहरबान नहीं है। इसीलिए तो शेर की गुफा से बाहर निकलकर वो सीधे कैनिबल के हाथों में आकर गिर गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की बात सुनकर अचानक ही रितिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कार्तिक से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये लोग कैनिबल्स हैं? रितिका का सवाल सुनकर कार्तिक ने घबराते हुए कहा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों की आंखें देखो कितनी ज्यादा डरावनी है। इतना कहकर कार्तिक रितिका की तरफ देखने लगा, जो बस इस वक्त मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराती हुई रितिका बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी प्यारी सी गुड़िया की तरह। पर फिलहाल कार्तिक का उसकी तारीफ करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी। कार्तिक को इतना ज्यादा घबराते हुए देखकर रितिका ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो कार्तिक, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, इन लोगों की भाषा हमसे अलग है, इसीलिए कम्युनिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। रितिका की बात सुनकर भी कार्तिक को कोई खास सुकून नहीं मिला। वो तो यही सोच रहा था कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं है जिससे वो लोग अपनी जान बचा सके, पर ये लोग ऊंचे पहाड़ों से गिरकर इन लोगों के हाथों में लगे थे, जिनसे दूर दूर तक इनका कोई लेना देना भी नहीं था। यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे पक्षी भी अंडे देने से मना कर देते हैं, और अगर देते भी हैं तो किसी दूसरी जगह जाकर, ताकि उनके बच्चे सलामत रहें। कार्तिक मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ रितिका एकदम शांत होकर पूरे माहौल को देख रही थी। रितिका को इतना ज्यादा शांत देखकर कार्तिक को खुद पर ही शर्म आने लगी। वो एक लड़का होकर भी डर रहा है। हालांकि अगले ही पल कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि रितिका बहुत भोली है, इसीलिए उसे सब लोग अच्छे ही दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग कभी भी इन दोनों पर हमला कर सकते हैं। कार्तिक जो भी सोच रहा हो, पर रितिका को यही लग रहा था कि फिलहाल के लिए वो दोनों सुरक्षित हैं और शुक्ला परिवार की नजरों से बहुत दूर हैं। कार्तिक भी इस बात को सोचकर बहुत खुश था। वो अभी भी ये सोच रहा था कि आखिर कार्तिक और रितिका दोनों यहाँ पहुंचे कैसे। कार्तिक ने सबसे पहले अपने दिमाग में आ रहे ऐसे सारे ख्याल ही तरफ किए और रितिका को देखने लगा, जो आराम से इन लोगों के बीच में इन लोगों का हिस्सा बनने को तैयार थी। कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कम बोलने वाली लड़की इतनी जल्दी अचानक से भयानक से दिखने वाले लोगों से कैसे घुल मिल सकती है। रितिका जो 2 शब्द बोलने से पहले भी 10 बार सोचती है, वो इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश कर रही थी और हर छोटी बात पर मुस्कुरा रही थी। ये बात कार्तिक को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, पर वो खुश था कि उसके साथ आकर रितिका में थोड़ा सा चेंज तो आया। आपको क्या लगता है कैसे पहुंचे होंगे कार्तिक और रितिका यहाँ पर? इन लोगों के बीच में इतना कंफर्टेबल देखकर कार्तिक को हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे। क्योंकि कार्तिक को अच्छे से याद था कि जब वो पहाड़ से नीचे गिरा था उस वक्त वो बेहोश हो गया था। कार्तिक ने जो एयर बैग्स अपने साथ कैरी किए हुए थे उनकी वजह से इन दोनों की शुरुआत में जान बची थी। एयर बैग्स की मदद से ये दोनों पानी से तैरते हुए एक बड़े से पत्थर के पास जाकर टकरा गए और वहीं पर बेहोशी की हालत में इन प्रिमिटिव लोगों से मिले थे। वहीं दूसरी तरफ इन जब प्रिमिटिव लोगों ने देखा कि कार्तिक कुछ भी अनयूजुअल नहीं कर रहा है और उसकी कोई भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो सब लोग उदास होकर अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कार्तिक कुछ अलग करेगा, क्योंकि वो इन लोगों के जैसा नहीं है और इनकी सोसाइटी का भी नहीं है। इन लोगों के जाने के बाद रितिका ने कार्तिक को धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि कैसे ये लोग नदी में तैरते हुए एयरबैग्स की मदद से एक बड़े से पत्थर से टकराकर वहीं पर फंस गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि माउंटेन से लेकर रिवर तक ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा जितना ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। वहीं नदी का पानी बहुत तेज बहाव के साथ बह रहा था। इनकी खुशकिस्मती थी कि जो एयरबैग्स अपने आप खुल गए, वरना ये लोग पक्का पानी में डूब जाते। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि पानी में बहने की वजह से कितनी दूर तक ये लोग आ गए थे और कहाँ पहुंच गए थे। दोनों ही बेहोश थे और रितिका के शरीर में भी जहर भी फैला हुआ था। इस वजह से उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। धीरे धीरे जाकर पानी स्लो होता है। ये दोनों किस्मत से इस ट्राइब में काम करने वाले शिकारियों को मिल गए। उन्हीं लोगों ने इन्हें बचाया था और अपने ट्राइबल एरिया में लेकर आ गए थे, और यहाँ तक कि इन लोगों ने इन दोनों का इलाज भी किया था।
शुरू में रितिका बेहोश थी क्योंकि सांप का जहर पूरे शरीर में फैल गया था। हालांकि बहुत हद तक जहर निकल गया था और उसके बाद सरप्राइजिंगली इस ट्राइब के लोगों ने सांप के जहर को बहुत आराम से निकाल दिया था। रितिका भी कार्तिक के होश में आने के कुछ देर पहले ही जागी थी। यहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह से हर्बल मेडिसिन पर डिपेंड रहते थे, इसीलिए कार्तिक को इतनी तेज चोट लगने पर भी उसे हर्बल मेडिसिन दी जा रही थी और स्पेशल पौधों से बना हुआ लेप लगाया जा रहा था जिससे वो ठीक हो सके। और ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, पर इन्हें इफेक्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रितिका जब होश में आई तो एक बार इन प्रिमिटिव लोगों को देखकर वो नर्वस हो गई थी। हालांकि जब उसने देखा कि ये लोग बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और कार्तिक का इलाज भी कर रहे हैं और इन लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई गलत इरादा नहीं है, तो ये देखकर रितिका भी थोड़ी रिलैक्स हो गई। ऊपर से रितिका अभी कहीं भी जा सकती थी क्योंकि कार्तिक बेहोश था, इसीलिए उसने कार्तिक के रिकवर होने का इंतजार किया। रितिका जानती थी कि कार्तिक को होश में आने में टाइम लगेगा, इसीलिए वो इस टाइम का फायदा उठाकर आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी और सही वक्त आने का इंतजार कर रही थी। रितिका को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसने इन लोगों से बात करना सही समझा ताकि वो यहाँ के बारे में कुछ जान सके। हालांकि जल्दी ही रितिका को समझ में आ गया था कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे की भाषा को बिल्कुल नहीं समझती है, पर रितिका जीनियस थी, इसीलिए उसके लिए ये बात कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ टाइम देने के बाद रितिका थोड़ा बहुत जनरल इन लोगों के बारे में समझ पा रही थी। हालांकि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थे और उन्हें खुद नहीं पता था कि ये लोग कहाँ रहते हैं। ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे और इनके लिए बाहरी दुनिया के लोग किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों के बराबर ही थे। रितिका भी समझती थी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कुछ तो अच्छे और कुछ बुरे। वैसे तो रितिका और कार्तिक अभी भी इन सब हालातों को ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे, पर लोगों को यहाँ रहने या कुछ और करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी मिलनसार थे। इन लोगों ने रितिका और कार्तिक की जान ही नहीं बचाई थी, बल्कि वो लोग खुद मेहनत करके इन लोगों के लिए खाना भी लेकर आ रहे थे और पेट भरकर इन्हें खाना खिला रहे थे। ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादातर शिकार करके नॉनवेज खाया करते थे, इसीलिए इस वक्त कार्तिक भी वही खा रहा था। कार्तिक एक पके हुए जानवर को खा रहा था, पर उसे पता नहीं था कि वो कौन सा जानवर है। उस वक्त अपनी हालत पर उसे रोना आ रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं थे। उसे अभी भी थोड़ा थोड़ा इन लोगों पर शक हो रहा था और इसी शक की वजह से उसे लग रहा था कि ये लोग रितिका और उसे जानबूझकर अच्छे से खिला रहे हैं ताकि बाद में इन्हें मारकर खुद खा सके। बेचारे कार्तिक ने इतनी सी उम्र में इतना कुछ देख लिया था कि अब उसे अच्छे लोगों पर भी शक होता था और किसी पर भी वो जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता था। कार्तिक जो खाना खा रहा था वो उसे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा था क्योंकि वो बाहर से ही पका हुआ था पर अंदर से अभी भी कच्चा था। कार्तिक शिकायत नहीं कर रहा था क्योंकि उसने इससे भी बुरे दिन देखे थे जब उसे कचरा बीनकर खाना पड़ता था और मुश्किल से उसे कुछ खाने को मिलता था, पर उसके बाद उसकी जिंदगी पटरी पर आने लग गई थी। इसीलिए एक बार फिर से इस तरह की जिंदगी जीना उसे थोड़ा दुख दे रहा था। हालांकि ये सब कुछ परमानेंट नहीं था, पर कार्तिक जानता था कि ये सब कुछ कितने टाइम तक चलने वाला था। कार्तिक को थोड़ा डर इसीलिए भी लग रहा था क्योंकि उसके शरीर के घाव अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं थे और उसे डर था कि अगर वो इस तरह का आधा कच्चा आधा पका हुआ खाना खाएगा तो उसके घाव कभी ठीक नहीं होंगे। और इस तरह का नॉनवेज बहुत ज़्यादा हैवी होता है और घाव लगने पर ऐसा खाना खाने से उसका पेट भी खराब हो सकता था और उसके बाद वो यहाँ से कभी भी ठीक से नहीं जा सकता था। कार्तिक मित्तल परिवार का बेटा था, जहाँ उसके परिवार में इतनी ज़्यादा साजिशें चलती थी कि वो बाहर के लोगों पर, खास करके अनजान लोगों पर कैसे विश्वास कर सकता था। वो खुद इतनी बड़ी मुश्किल से बचकर बाहर निकला था, तो वो इन अनजान लोगों पर विश्वास करके और ज़्यादा मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। हालांकि इसमें कार्तिक की भी कोई गलती नहीं थी। हम इंसान इसी तरह से सोचते हैं। हम लोग बाहरी दुनिया पर विश्वास करने से डरते हैं, जबकि धोखा हमें हमारे अपने देते हैं और यही कार्तिक के साथ हो रहा था। भले ही उसे किसी अपने ने धोखा नहीं दिया था, पर उसने अपने परिवार में बचपन से अब तक इतनी साजिशें देखी थी कि अब उसे खुद की परछाई पर भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। कार्तिक ने सोच लिया था कि बाकी लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर वो अभी भी अपनी शक की सुई इन सब पर तान के रखेगा ताकि उसे फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ना पड़े। जहाँ एक तरफ कार्तिक ये सब कुछ सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ रितिका के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। रितिका हमेशा लेबोरेटरी या किताबों में ही रहती थी, इसीलिए उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन एनवायरनमेंट फेस नहीं किया था। उसका दिमाग हमेशा ही बहुत सिंपल रहा था, इसीलिए उसे ये लोग और ट्राइबल एरिया बेकार नहीं लग रहा था, बल्कि वो इन सब लोगों के लिए शुक्रगुजार थी और साथ ही साथ इन लोगों का व्यवहार देखकर उसे काफी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि इन लोगों ने रितिका और कार्तिक दोनों की जान बचाई थी। तभी रितिका की नजर कार्तिक पर गई, जो मीट का टुकड़ा हाथ में लिए इधर उधर देख रहा था पर उसे खा नहीं रहा था। ये देखकर रितिका अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी, जैसे वो कार्तिक को इस जगह की वैल्यू समझाने की कोशिश कर रही हो। कुछ सोचकर रितिका ने कार्तिक को एडवाइस देते हुए कहा, कार्तिक तुम्हारी इंजरी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रहकर थोड़ा आराम करना चाहिए। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें इन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाकर बोला, हम लोग इस तरह बेपरवाह नहीं हो सकते, हमें थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। मैं सिर्फ इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक बार के लिए इन लोगों की बात ना भी करें तो भी तुम भूल कर रही हो कि ये पूरा देश अभी शुक्ला परिवार के हिसाब से चलता है और हमें नहीं पता कि कौन कब हमारा दुश्मन बनकर हमें ही काट डाले। जिसे हम अपना दोस्त समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो ही हमें मारने के लिए बैठा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ से जिंदा वापस कभी नहीं जा पाएंगे। जहाँ तक एक तरफ कार्तिक ये सब बातें सोचकर चिंता कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जब से उस काल कोठरी से भागा था, तब से शुक्ला परिवार के लोग हर जगह उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे।
फिलहाल ये कह पाना मुश्किल था कि जिन लोगों के बीच में कार्तिक और रितिका रुके हुए थे वो लोग इनके लिए सुरक्षित हैं भी कि नहीं। अगर शुक्ला परिवार ने इन लोगों को पकड़ लिया तो ये प्रिमिटिव ट्राइब के लोग भी इन्हें बचा नहीं पाएंगे। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने सहमत होते हुए कहा, तुमने जो भी कहा है वो सच है, पर फिलहाल तुम्हारी करंट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम कहीं और जा सके, और चलना फिरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अगर हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब के प्रोटेक्शन को छोड़कर बाहर जाते हैं तो मुश्किलें हमारे लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगे और शायद हम लोग बाहर सर्वाइव ना कर पाए। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने गहरी लंबी सांस ली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसने रितिका से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैगी कब हम लोगों को ढूंढेगी और हमें यहाँ से बचाएगी। कार्तिक को परेशान देखकर रितिका ने उसे समझाते हुए कहा, कार्तिक तुम चिंता मत करो, मैगी बहुत फास्ट है, वो बहुत ही जल्दी हम लोगों तक पहुंच जाएगी। मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है, पर उससे पहले तुम्हें अभी कुछ खाकर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि इस हालत में तुम ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को और ज्यादा सफर नहीं करने देना चाहिए। इतना कहकर रितिका कार्तिक को खाने के लिए कहने लगी। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्रिल मीट देखा और अपने मन को मारकर उसे खाने लगा। कार्तिक जब अपना खाना खा रहा था तो बाहर खड़े हुए प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों को भी ध्यान से देख रहा था, जैसे उनकी हरकतों को समझने की वो कोशिश कर रहा हो। एक छोटी सी ये ट्राइब थी जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। हाँ, ज्यादातर आदमी थे और थोड़ी बहुत औरतें और बच्चे भी थे। इन लोगों के बीच में बहुत कम बूढ़े और बड़े बुजुर्ग थे। हालांकि इन सब लोगों को देखकर लग रहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं। कार्तिक अपना खाना खाते वक्त सोचने लगा कि इतने डिसोलेटेड आइलैंड पर रहते हुए भी और इस तरह का खाना खाकर भी ये लोग कितने ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं, और इन्हें देखकर लगता है कि ये दुनिया के सबसे खुशमिजाज लोग हैं। इन लोगों को दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग अपनी ही दुनिया में खुश हैं। आपको क्या लगता है, कार्तिक का शक सही निकलेगा? क्या ये ट्राइबल एरिया उसके लिए जान का खतरा बन जाएगा? छिड़ी हुई और ट्राइबल जगह है, पर फिर भी उसे यहाँ ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके आसपास जितने भी लोग थे वो सब उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, और साथ ही साथ उन लोगों की वजह से ही कार्तिक आज बच पाया था। इस जगह से कार्तिक के मन में भी उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, क्योंकि इन लोगों ने बाहरी दुनिया के कुछ तौर तरीके अपना रखे थे। इन्होंने बाहरी दुनिया में पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे, और साथ ही साथ कार्तिक और रितिका अपने साथ जो 2 बैग्स लेकर आए थे, उन 2 बैग को भी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। और इस वक्त ये लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर उस बैग में रखे हुए खाने को देख रहे थे। वहां खड़े हुए लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उस खाने को टेस्ट कर देख रहे थे, और उन लोगों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को बाहरी दुनिया का ये खाना काफी पसंद आया था। वैसे तो ये बैग कार्तिक और रितिका का था, पर उन लोगों ने ही इन्हें बचाया था, इसीलिए कार्तिक इन्हें अपनी चीजों को इस्तेमाल करने से मना नहीं कर सकता था। इसीलिए कार्तिक ने इन लोगों के साथ में कोई बहस नहीं की और उन लोगों को सारे सामान को इस्तेमाल करने दिया। वैसे भी इस तरह के ट्राइबल एरिया में कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती, यहाँ हर चीज़ सोसाइटी के लिए होती है, जो ज़रूरत के हिसाब से सोसाइटी के अलग अलग लोगों में बढ़ जाती है। हालांकि कार्तिक को अभी भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी प्रिमिटिव लोगों द्वारा पकड़ाया हुआ वो कच्चा मीट था, और अच्छा और फ्रेश फूड जो कार्तिक अपने बैग में अपने साथ लेकर आया था उसे खाने के लिए ये लोग आपस में लोगों को जबरदस्ती लेते हुए देखकर कार्तिक को दिल ही दिल में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा नहीं था कि पैक फूड कार्तिक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, पर यहाँ आने की वजह से और ये मजबूरी में फंसे होने की वजह से कार्तिक इस खाने को फिलहाल 56 भोग समझ रहा था, जो उसके हाथ में आते ही उसके हाथ से बाकी लोगों में बढ़ गया था। कार्तिक मन ही मन बहुत बुरा महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में कुछ चॉकलेट्स लेकर उसकी तरफ आ रही है। वो चॉकलेट्स अभी भी पैकेट में बंद थी और उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो छोटी सी बच्ची कार्तिक के पास आई और अपना सिर ऊपर करके कार्तिक को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि आज पहली बार किसी अजनबी से वो मिल रही थी, पर फिर भी उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट को धीरे से कार्तिक के हाथों में रख दिया। ये देखकर कार्तिक काफी हैरान हो गया, और हैरान होते हुए उस बच्चे से उसने पूछा, क्या ये चॉकलेट तुम मुझे दे रही हो? कार्तिक का सवाल सुनकर उस छोटी बच्ची ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रितिका जो कार्तिक के बगल में ही बैठी हुई थी उसने कार्तिक से कहा, शायद आज से पहले इसने कभी चॉकलेट नहीं देखी है और इसीलिए इसे नहीं पता है कि चॉकलेट खाने के लिए होती है, और शायद यही सोचकर ये तुम्हारी चीज तुम्हें वापस दे रही है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने एक छोटी बच्ची को सिर हिलाकर थैंक यू कहा, और उसके बाद उस चॉकलेट के पैकेट को खोलते हुए उसका एक पीस निकाला और उस प्यारी सी बच्ची को देते हुए उस खुली हुई चॉकलेट को उसके हाथ में रख दिया। उस चॉकलेट को बच्ची को देते हुए कार्तिक ने उसे कहा, इसे खाकर देखो, ये बहुत अच्छी है। कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये बच्ची उसकी भाषा समझती भी है या नहीं। कार्तिक बस उसे थैंक यू कहना चाहता था, और इसीलिए उसने चॉकलेट का एक पीस उसे दिया। इतने रिमोट एरिया में कच्चे मीट के बजाय उसे अपनी इतनी अच्छी चॉकलेट खाने को मिल रही थी। कार्तिक इस बात को कैसे भूल सकता था, और ये सब कुछ उस छोटी सी बच्ची की वजह से हुआ था। छोटी बच्ची ने ध्यान से कार्तिक को देखा, जो चॉकलेट के पैकेट को 3 से 4 बार घुमाकर खोल रहा था। उसके बाद इस पैकेट में से ब्राउन कलर की चॉकलेट निकली। ये देखकर वो बच्ची बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई, और जब उसने देखा कि कार्तिक उसे उस ब्राउन कलर के चॉकलेट के टुकड़े को खाने के लिए कह रहा है तो वो और ज्यादा हैरान हो गई। फिलहाल तो बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये चॉकलेट नहीं बल्कि मिट्टी में सनी हुई कोई चीज थी, और इसीलिए वो हैरान होकर सोच रही थी कि क्या मिट्टी को भी खाया जा सकता है। जितना उसके माँ बाप ने समझाया था मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए वो मिट्टी कैसे खा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने पैकेट को खोलकर अभी तक चॉकलेट का एक पीस खा भी लिया था, और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे बहुत एंजॉय कर रहा है। कार्तिक को इतना एंजॉय करते हुए खाते हुए देख छोटी बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ कार्तिक चॉकलेट को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खा रहा था, बल्कि डार्क चॉकलेट खाने से कहते हैं माइंड अच्छा होता है और साथ ही साथ मूड भी।
और हमारे शरीर में जो घाव होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं, इसी वजह से वो खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब उस छोटी बच्ची ने कार्तिक की दी हुई चॉकलेट को देखा तो वो अपने 2 कदम पीछे लेकर अजीब तरह से चॉकलेट को देखने लगी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो चॉकलेट खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, बल्कि उसे तो चॉकलेट की पैकेजिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, जिसे कार्तिक ने दूसरी तरफ फेंक दिया था। छोटे बच्चों को कलर्स के साथ खेलना बहुत पसंद होता है और ये बच्चे भी उससे अछूती नहीं थी। इसे भी चॉकलेट पर लगा हुआ कलरफुल पेपर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शायद आज से पहले उसने इस तरह का कलरफुल पेपर देखा ही नहीं होगा। इसीलिए वो खुश होकर उस पेपर को उठाकर उसे देखने लगी। जितना ज्यादा वो उस कागज को देख रही थी उतना ज्यादा उसे खुशी हो रही थी। वो जल्दी से पीछे मुड़ी और भागते हुए अपने बाकी दोस्तों के बीच में चली गई ताकि उन्हें ये कलरफुल कागज दिखा सके। उस बच्ची की हरकत देखकर कार्तिक खुद को रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, ये जगह वाकई बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग यहाँ रहते कैसे हैं। इस पूरी प्रिमिटिव ट्राइब में कुल मिलाकर 70-80 लोग थे। इतने कम लोग होने की वजह से यहाँ जनसंख्या भी काफी कम थी और कम जनसंख्या की वजह से और अपनी परंपराओं की वजह से ये लोग आपस में ही क्लोज रिलेशन में रिश्ते बना लिया करते थे और इसी वजह से धीरे धीरे आगे चलकर कई बड़ी प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ी। रितिका ने बहुत पहले ही इस दिक्कत के बारे में सोच लिया था। जब उसने देखा कि कार्तिक थोड़ा पजल्ड दिखाई दे रहा है तो उसने कहा, ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। हाँ, ये सब कुछ हम जैसे नई जनरेशन के लोगों के लिए थोड़ा अजीब है, पर इन लोगों को तो ये जगह काफी ज्यादा पसंद आती है। हाँ, आसपास नेचुरल फूड बहुत मिलता है और पानी की भी मुश्किल से ही कमी होती है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक वो रखे हुए मीट के टुकड़ों को देखने लगा। धीरे धीरे उसे भी लग रहा था कि आइसोलेशन में रहना इन लोगों की मजबूरी से ज्यादा चॉइस है। तभी कुछ सोचते हुए रितिका ने कार्तिक से कहा, मुझे लगता है कार्तिक कि यहाँ पर 1 से ज्यादा ट्राइब है। यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। रितिका इस बात को इसीलिए कह रही थी क्योंकि अगर इनको अपना नॉर्मल रिप्रोडक्शन मैनेज करना होता तो एक छोटी सी ट्राइब को बाहर की दुनिया में जाकर अपने जैसे लोगों से शादी तो करनी होती है, वरना क्लोज रिलेटिव्स के साथ रिप्रोडक्शन होने की वजह से बहुत से नॉर्मल डिजीज होने लगती हैं। कार्तिक को जब पता लगा कि यहाँ 1 से ज्यादा ट्राइब हैं तो उसे मन ही मन थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे इन लोगों से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होने लगी। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि वो और रितिका पहले ही इस बैकवर्ड रेन फॉरेस्ट एरिया में आ गए हैं और इन लोगों को पता भी नहीं था कि ये किस तरह की जगह है। कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग जल्दी ही किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी मिस्टीरियस थी। कार्तिक ने सुन रखा था कि जो भी यहाँ आता है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता है और ये बात सोचकर कार्तिक को लग रहा था कि वो शायद यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। कार्तिक को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि इन लोगों के पास बाहरी दुनिया के जैसे कपड़े कहाँ से आए। जो लोग यहाँ आकर फंस जाते थे उन्हीं लोगों के कपड़े ये लोग पहनते थे और यहाँ से उन्हें वापस जिंदा नहीं जाने देते थे। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि शायद यहाँ रहने वाले लोग बाहरी लोगों को अपनी जगह पर आने नहीं देते हैं और अगर कोई आ भी जाए तो उसे वो खत्म कर देते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर कोई इतना खतरनाक जानवर हो जिसकी वजह से इंसान यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाता हो। पर दोनों ही कंडीशन में इंसान जिंदा वापस नहीं जा पा रहा था, जिसका कारण बाहर के लोग किसी जादू या किसी और रहस्य को समझ रहे थे। कार्तिक जो खुद यहाँ फंस चुका था उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वाकई में लोग इन ट्राइबल लोगों की वजह से जिंदा वापस नहीं जा पाते हैं या जानवरों की वजह से नहीं जा पाते। कार्तिक ने धीरे धीरे अपने आसपास में खड़े लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया और उनके हाव भाव समझने की कोशिश करने लगा। इस वक्त कार्तिक के मन में ये बात चल रही थी कि अगर प्रिमिटिव ट्राइबल लोग यहाँ के लोगों को अपनी जगह पर नहीं आने देते हैं तो फिर कार्तिक और रितिका के साथ ये लोग इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और अगर यहाँ पर आसपास बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं तो फिर ये ट्राइबल लोग यहाँ अभी तक जिंदा कैसे हैं। कार्तिक जितना ज्यादा सोच रहा था उतने ज्यादा उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे। तभी कार्तिक के दिमाग में रितिका की बात आई। यहाँ पर 1 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं और ये सोचकर कार्तिक ने मन में सोचा कि जरूर कुछ लोग या जनजातियां अच्छी होंगी और कुछ खतरनाक होती होंगी। इसी वजह से यहाँ आने वाले लोग जिंदा वापस नहीं जा पाते हैं। जो खतरनाक होते हैं वो बाहर से आने वाले लोगों को कैद कर लेते हैं और उन्हें या तो मार देते हैं या अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्तिक जितना ज्यादा सोच रहा था उतना ज्यादा उसका दिमाग कंफ्यूज होता जा रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि ये लोग काफी अच्छे हैं और जरूर उसे यहाँ से जब चाहे वो तब जाने देंगे। अगर वो यहाँ से सही सलामत जा सकता है तो फिर आज से पहले बाकी लोग यहाँ से जिंदा वापस क्यों नहीं गए। क्या कार्तिक खुशकिस्मत है या बाकी लोग बदकिस्मत थे। कार्तिक को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने अपने दिमाग में चल रही सारी बातें रितिका को बता दी। कार्तिक की बातें सुनकर रितिका भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। कुछ देर तक उसके सोचने के बाद भी उसे कुछ खास समझ नहीं आया और उसने ना में अपना सिर हिला दिया, जैसे वो कह रही हो कि उसे भी इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और उसकी नॉलेज भी लिमिटेड है। कार्तिक ने जब देखा कि उसकी जीनियस और टैलेंटेड साइंटिस्ट को ही ये बात समझ में नहीं आ रही तो उसे कहां से समझ आएगी। ये सोचकर कार्तिक ने अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना बंद कर दिया और शांति से सामने खेल रहे बच्चों को देखने लगा। आपको क्या लगता है कैसे पहुंचेगा कार्तिक अपने लोगों तक? क्योंकि उसे यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा था और वो जानता था कि मैगी और बाकी लोग उसे यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, इसीलिए उसने रितिका की बात को मानना ही सही समझा। रितिका ने उससे कहा था कि कार्तिक अभी घायल है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहिए। और फिर रितिका भी एक लड़की है जिसके पूरे शरीर में जहर फैला हुआ था, ऐसे में उसे फिलहाल आराम की जरूरत है और वो दोनों ही इस हालत में इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते। साथ ही कार्तिक को यह भी लग रहा था कि जरूर उन्हें ढूंढते हुए शुक्ला परिवार के लोग यहाँ तक आ गए होंगे और कार्तिक और रितिका के इस जंगल से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होंगे।
यही सब सोचकर कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो कुछ टाइम यहीं रहेगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे आगे क्या करना है। बेस्ट तरीका तो यही होता कि रितिका और कार्तिक को लेने मैगी अपने लोगों के साथ डायरेक्ट वहां आ जाती, जिससे कार्तिक और रितिका को ना तो पहाड़ों पर चलना पड़ता और ना ही नदी में तैरना पड़ता। वो लोग बिना किसी परेशानी के वापस अपने आइलैंड पर जा सकते थे। कार्तिक ने मन ही मन सोच लिया था कि अगर मैगी और बाकी लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो कार्तिक यहीं पर रहकर उनके आने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। कार्तिक आराम से उस घास पर बने बेड पर लेट गया और मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं अभी तक उसके आइलैंड पर क्या हाल हो रहा होगा। अगर उसके परिवार वालों को या उसके दुश्मनों को पता चल गया कि कार्तिक गायब हो गया है या उसे कुछ हो गया है तो सब लोग उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि इस दौरान वो सारे लोग कार्तिक की प्रॉपर्टी को हड़प लें और अपने अपने हिसाब से अपने आसपास में बांट लें। ऐसे में कार्तिक के लिए काम कर रहे सबॉर्डिनेट्स भी खतरे में आ जाएंगे, और क्योंकि कार्तिक उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहा था, उन्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था, जबकि बाकी सारे लोग उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये कह पाना मुश्किल था। बाकी लोगों की बात अगर छोड़ भी दें तो शुक्ला परिवार खुद फिलहाल कार्तिक की प्रॉपर्टी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। किसी भी वक्त उसकी प्रॉपर्टी पर झपट्टा मारने के लिए वो तैयार था। वो तो कार्तिक का पावर और डर था जिसने उन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ था, वरना शुक्ला परिवार तो कब का कार्तिक के बैनर को अपने नाम करवा चुका होता, और कार्तिक अपने इतने सालों की मेहनत को इसी तरह किसी और के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए कार्तिक ने डिसाइड किया कि उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, और फिलहाल के लिए तो कार्तिक सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले कुछ दिन इसी तरह बीत रहे थे और यहाँ रहने वाले प्रिमिटिव लोगों ने कार्तिक और रितिका के साथ कुछ नहीं किया और अपनी रोजाना की जिंदगी को हमेशा की तरह जीते रहे। दिन के टाइम पर यहाँ रहने वाले सारे आदमी शिकार करने के लिए बाहर चले जाते थे, और पीछे जितनी भी औरतें और बच्चे बच जाते थे वो लोग शिकार से आया हुआ खाना आग में पकाकर खाते थे और बाकी काम करते थे। साथ ही साथ कोशिश करते थे कि उनका बनाया हुआ खाना जल्दी खत्म ना हो और जल्दी खराब ना हो। यहाँ रहने वाली औरतें खाना बनाने के अलावा अलग अलग तरह के काम करती थी, और ये औरतें अलग अलग तरह के पत्थरों को इकट्ठा करके उनसे अलग अलग तरह के हथियार बनाती थी, और साथ ही साथ लकड़ियां काटने और पत्तों से कपड़े बनाने का काम भी करती थी। रात में जब सब आदमी घर आ जाते थे और अपने साथ कोई हार्वेस्ट लेकर आते थे तो ड्राइव में रहने वाली औरतें और बाकी लोग ऑल्टर के पास इकट्ठा होकर हार्वेस्ट डे मनाते थे, और इन्हीं में से कुछ लोग आग के चारों तरफ डांस करते थे और गाना गाते थे। कार्तिक और रितिका दोनों को ही इनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी ये लोग इनकी खुशियों का हिस्सा बनने की कोशिश करते थे। अगर किसी दिन इन लोगों को खाना नहीं मिलता था तो उस दिन ये लोग उदास नहीं होते थे, बल्कि अपना स्टोर किया हुआ खाना निकाल कर उसे आपस में बैठकर खा लेते थे। कार्तिक पिछले कुछ दिनों से इन लोगों को ध्यान से देख रहा था, और तब से उसे समझ में आया था कि जो लोग शिकार करने बाहर जाते थे उन लोगों के पास ज्यादातर शिकार होता ही था, और जिस दिन शिकार उनके हाथ नहीं होता था उस दिन ये लोग पहले का पकाया हुआ खाना खाकर सो जाते थे। ये लोग सब मांस यानी जानवरों पर ही डिपेंडेंट नहीं थे, बल्कि अच्छे फलों को खाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इस तरह के रेन फॉरेस्ट इलाके में मुश्किल से ही कोई अच्छा फल मिलता था, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लंबे घने पेड़ होते थे जो फलों के पेड़ नहीं होते थे। अक्सर कुछ होते भी थे तो जहरीले होते थे जिन्हें खाया भी नहीं जा सकता था। ऐसे में अपनी नॉलेज के हिसाब से ये लोग बेहतर फलों को लेकर आते थे जिन्हें खाकर ये लोग अपना पेट भरते थे, और इसी तरह लोगों की जिंदगी कट रही थी। कुछ दिनों तक इन प्रिमिटिव लोगों की लाइफस्टाइल देखने के बाद कार्तिक मन ही मन काफी जलन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे इन लोगों की लाइफस्टाइल काफी अच्छी लग रही थी। इन लोगों को ना तो अपने करियर की टेंशन होती थी और ना ही बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाहत, और ना इन लोगों के पास पढ़ाई की चिंता होती थी, और ना ही इन्हें कोई परेशान करता था। ये लोग अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े खुश थे। अगर कार्तिक के पास चॉइसेस नहीं होती तो वो डेफिनेटली प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल को ही चुनता, पर कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। इस प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में जीने का जितना मजा है उतनी सजा भी है। अगर शिकार करते वक्त किसी जानवर ने काट लिया तो इन लोगों के पास अच्छा इलाज करवाने के लिए कोई साधन नहीं था, और शायद इसी तरह से इन लोगों को मर मर कर अपनी जिंदगी काटनी पड़ती थी। भले ही इन लोगों के पास जितने भी खतरनाक औजार क्यों ना हो, पर सामने खड़े खतरनाक और भयानक जानवर के सामने खड़े रह पाना इन लोगों के लिए नामुमकिन था। ये सब सोचकर कार्तिक थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया था। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि जिस ग्रुप में सिर्फ 80 लोग हैं वहां पर एक भी इंसान मर जाए या कम हो जाए तो ऐसे लोगों को कितना ज्यादा दुख होता होगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, इमोशनली और फिजिकली। ऐसे में किसी एक का कम होना इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात होती है। इसीलिए जब भी यहाँ पर कोई इंसान मरता था तो ये लोग आपस में मिलकर उस इंसान का बहुत ही जोश और बड़े तरीके से अंतिम संस्कार करते थे। इन सब लोगों को हंसते खेलते देखकर कार्तिक सुकून की एक लंबी सांस लेता है और खुश हो जाता है, क्योंकि इतने दिन तक इन लोगों के साथ रहकर कार्तिक को ये समझ आ गया था कि ये प्रिमिटिव ट्राइबल लोग इंसानों को नहीं खाते हैं, उनकी जान भी अब खतरे में नहीं है। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि यहाँ पर खाने की कमी तो बिल्कुल नहीं है, आसपास का सारा इलाका समृद्ध है, ऐसे में ये लोग इंसानों को खाएंगे क्यों। यही सोचकर उसके मन में इन प्रिमिटिव लोगों के लिए जो भी शक था वो निकल गया, और फाइनली उसने मान लिया कि रितिका जो कह रही थी वो सच था, और ये लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं, और उसे जरूरत से ज्यादा इन लोगों पर शक नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल इन लोगों ने कार्तिक की जान बचाई थी और पिछले कुछ दिनों से उसका ख्याल रख रहे थे। ऐसे में अगर इन लोगों को कुछ करना होता तो कब का कुछ कर चुके होते। कार्तिक को इस तरह इंतजार कब करवाते। इन लोगों को अब इस तरह की प्रिमिटिव लाइफ जीते हुए देखकर कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि उसे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। क्या उसे यहाँ से वापस जाने के बाद इन लोगों के लिए डेली यूज की खाने पीने की और बाकी चीजों को लेकर आना चाहिए। कार्तिक को अलग अलग भाषा बोलना बिल्कुल नहीं आता था, और ना ही उसे इतनी तरह की भाषाओं का कोई अच्छा ज्ञान था। जब प्रिमिटिव लोग अपनी भाषा बोल रहे थे वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया।
फिर भी उसने जब देखा कि रितिका इन लोगों की भाषा सीखने में और उन लोगों से बातें करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसने भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे इंटरेस्ट लेते हुए इन लोगों की भाषा सीखने की कोशिश करने लगा। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि अगर वो सच में इन लोगों की भाषा को सीख जाता है तो उसके लिए इस जगह से निकलना और शुक्ला परिवार को हराना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा उमस थी और इतनी गर्मी में कार्तिक का कहीं भी जाने का मन नहीं था, इसलिए वो अपने ट्री हाउस में आराम करने लगा ताकि उसे थोड़ी ठंडक और थोड़ी राहत मिल सके। कार्तिक शांति से सूरज ढलने का इंतजार करने लगा ताकि वो गर्मी से बचकर बाहर जा सके। कार्तिक ध्यान से इन लोगों की हर एक चीज को देख रहा था और अब उसे समझ में आ रहा था कि भले ही ये लोग बिछड़े हुए थे, पर इन लोगों के पास अपनी जिंदगी जीने के अलग अलग आइडियाज थे। ये हर चीज को अपने लिए आसान बना रहे थे, चाहे फिर पेड़ पर घर बनाना हो या फिर बाकी चीजों का ख्याल रखना हो। उनके आसपास इतने पेड़ थे कि कूलर या एसी की तो जरूरत पड़ती ही नहीं थी। हर वक्त बहुत ठंडी हवा चलती रहती थी और इन्हीं पेड़ों पर इन लोगों ने घर बनाए हुए थे, जिससे कोई जानवर भी इनके जल्दी से घर में नहीं घुस सकता था, क्योंकि घर जमीन से 2-3 मीटर ऊंचाई पर था और इसीलिए बारिश में पानी भरने पर या फिर कोई और परेशानी होने पर इन लोगों के घरों में कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। ये लोग आराम से कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ जी रहे थे। दोपहर का टाइम था। कार्तिक थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंख बंद की ही थी, तभी अचानक से उसे दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी आवाज आती महसूस हुई। कार्तिक ने जल्दी से अपनी आंख खोली और दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही पेड़ की पत्तियों से बना हुआ दरवाजा खुला और एक छोटा सा बच्चा जिसके सिर पर बैम्बू ड्रैगन फ्लाई जैसा कुछ बना हुआ था, वो अंदर आया और अगले ही पल वो बच्चा कार्तिक को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। कार्तिक ने ध्यान से देखा, ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उस दिन कार्तिक के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। तभी कार्तिक को पता चला कि 2 दिन पहले शिकार पर गए जिस आदमी की चोट लगने से मौत हो गई थी, वो इसी लड़की के पिता थे। यही सब सोचकर कार्तिक को काफी दुख हुआ। पिछले कुछ दिनों में कार्तिक ने यहाँ लगभग हर एक रिवाज को देख लिया था। इस वक्त कार्तिक को इस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, इसीलिए कार्तिक उसके मुस्कुराने पर उसे इन रिटर्न प्यारी सी मुस्कान देता है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। कार्तिक जानता था कि शिकार करने जाने पर जो भी खाना हाथ लगता था उसका एक हिस्सा कार्तिक को भी दिया जाता था। इस कारण से कार्तिक को बुरा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से इस प्यारी सी बच्ची के पापा के साथ ये सब कुछ हो गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से कार्तिक का अब तक का सारा गुस्सा जो शुक्ला परिवार पर था और अपनी किस्मत पर था, वो सब गायब हो गया और उसके कोल्ड एक्सप्रेशन भी चले गए और वो प्यार से इस बच्ची को देखने लगा। आपको क्या लगता है, क्या इस प्रिमिटिव विलेज में रहकर कार्तिक की जिंदगी बदलेगी? और इसी बच्चे को देखकर कार्तिक ने अपना सारा गुस्सा दूर कर दिया और प्यार से उसे देखने लगा। पिछले 2 दिनों से ये बच्ची बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी और किसी से भी कोई बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके पापा अब इसके साथ नहीं थे। इसे खुश करने के लिए कार्तिक ने इसके लिए लकड़ी के कुछ खिलौने बनाए थे। इस छोटी सी बच्ची ने कभी भी इस तरह के खिलौने देखे नहीं थे, इसीलिए इन्हें देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और साथ ही साथ कार्तिक के साथ इस बच्चे की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो गई थी। जब कार्तिक इसे बाहर दिखाई नहीं दिया तो ये उसे ढूंढते हुए उसके इस छोटे से घर में आ गई ताकि कार्तिक के साथ खेल सके। कार्तिक के दिए हुए खिलौने बच्ची ने बहुत संभाल कर रख रखे थे। जब ये कार्तिक के पास उसके ट्री हाउस में आई तो अपने खिलौने साथ लेकर आई थी। इस वक्त ये प्यारी सी बच्ची इतनी ज्यादा खुश थी कि कार्तिक के दिए हुए खिलौने कार्तिक को ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना दिखा रही हो। कार्तिक को भी इस बच्चे के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर तक ये लोग खेलते रहे और तभी कार्तिक ने इस छोटी सी बच्ची को हरा दिया और इसके सिर पर एक हल्की सी टपरी मारते हुए बोला, लिटिल निशा तुम तो हार गई। और इतना कहकर कार्तिक ने निशा के सिर पर बंधा हुआ छोटे से वुडन ट्रे में से एक लकड़ी निकाली और उसे नीचे रख दिया। शायद ये इस खेल का हिस्सा ही था। छोटी बच्ची निशा ने जब देखा, उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ अपने सिर के दोनों तरफ लगाए और गुस्से से कार्तिक को देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। कार्तिक उसे पिछले कुछ दिनों से जानता था, इसीलिए कार्तिक को इस बच्ची का नाम भी पता चल गया था। ट्राइबल एरिया में हर कोई उसे निशा कहकर बुलाता था। निशा शब्द कार्तिक को इस बच्ची के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने इसे लिटिल निशा कहकर बुलाना शुरू कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ निशा भी काफी समझदार और स्मार्ट थी, इसीलिए पिछले कुछ टाइम में धीरे धीरे वो कार्तिक की लैंग्वेज को हल्का फुल्का समझने लगी थी। हालांकि ये दोनों बिना किसी ऑब्स्टेकल के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, पर फिर भी उनके डेली यूसेस के कुछ शब्द आपस में अभी भी मिलते थे जिनका इस्तेमाल ये लोग बातें करने में करते थे, जैसे खाना या चलना या फिर ऊपर जाना या नीचे आना या फिर खेलना जैसे शब्द का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। शुरू में जहां कार्तिक को इस पूरी प्रिमिटिव ट्राइब से डर लगता था, वहीं अब धीरे धीरे इन लोगों को जानने के बाद कार्तिक भी इस प्यारी सी बच्ची निशा के साथ खेलना पसंद करने लगा था। कार्तिक के पास वैसे भी यहाँ कोई और काम नहीं था, इसीलिए वो इन लोगों के रहन सहन को समझने में अपना ज्यादा से ज्यादा समय दिया करता था और यहाँ के बच्चों के साथ खेला करता था। लिटिल निशा की उम्र कोई 7 से 8 साल थी, इसीलिए उसे देखकर कार्तिक को अपनी छोटी बहन टीना याद आ जाती थी। ये देखकर कार्तिक थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके आइलैंड पर बहुत से लोग हैं जो उसका अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जिनमें टीना, मैगी, कियारा सबसे ज्यादा खास है। कार्तिक अपनी सोच से बाहर निकला और इस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को देखने लगा, जो दिखने में वाकई बहुत क्यूट और सेंसिबल लग रही थी और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। उसे देखकर उसके आसपास के लोग भी उसके साथ बातें करने के लिए एक्साइटेड रहते थे। कुछ सोचकर कार्तिक ने निशा से पूछा, लिटिल निशा, तुम्हारे ये भैया अब ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह पाएंगे, मुझे जल्दी ही यहाँ से जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगी? कार्तिक ने लिटिल निशा से ये बात कही इसलिए क्योंकि अभी अभी उसने अपने पापा को खोया था और अपनी माँ को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। ऐसे में कार्तिक इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, जिससे उसकी परवरिश और अच्छे से हो सके। ऑफकोर्स कार्तिक ने अभी अभी जो कहा था, लिटिल निशा उस बात को समझ नहीं पाई थी, इसीलिए उसने अपने सिर को पकड़ लिया और सवालिया निगाहों से कार्तिक को देखने लगी।
कार्तिक समझ गया कि निशा उसकी बात समझ नहीं पा रही है, इसीलिए उसने फिर से अपनी बात को दोहराते हुए इशारों से निशा से पूछा, मुझे फॉलो करो, हम लोग यहाँ से चलते हैं, तुम भी हमारे साथ वहीं रहना। कार्तिक की बात सुनकर कुछ देर के लिए निशा थोड़ी कंफ्यूज हो गई, पर जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि कार्तिक के कहने का मतलब क्या था। हालांकि कार्तिक की बात सुनने के बाद उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गई हो। निशा ने हिम्मत करते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से मना करते हुए कार्तिक से कहा, बाहर जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है, वहां कुछ भी हो सकता है। जैसे ही कार्तिक ने निशा की बात सुनी तो 1 मिनट के लिए वो दंग रह गया। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची बाहर की दुनिया को डेंजरस क्यों कह रही है और बाहर डेंजरस जैसा क्या है। 1 मिनट के लिए कार्तिक ने सोचा कि लिटिल निशा कभी भी अपने लोगों को छोड़कर बाहर नहीं गई थी, शायद उसे बाहर की दुनिया अजीब इसीलिए लग रही होगी, उसे बाहर के लोगों से डर लग रहा होगा। यही सोचकर कार्तिक ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। कार्तिक की बात सुनकर लिटिल निशा ने बिल्कुल भी बाहर जाने के लिए हाँ नहीं कहा, तुरंत अपने हाथों से मना करते हुए बोली, नहीं, बाहर बहुत रिस्क है, सब लोग बहुत खतरनाक हैं। लिटिल निशा की बात सुनकर कार्तिक ने उसे फिर से कई बार समझाने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि निशा उसकी बात समझना ही नहीं चाहती है तो उसने भी ज्यादा उसे समझाने की कोशिश नहीं की। कार्तिक और निशा बात कर ही रहे थे, तभी एक बार फिर से कार्तिक के इस घर का पत्तों से बना हुआ दरवाजा खुला और रितिका अंदर आई। अंदर आते ही रितिका ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, कार्तिक, मुझे कुछ अनयूजुअल चीज मिली है। जैसे ही कार्तिक ने रितिका से बात सुनी तो तुरंत अपनी जगह से वो खड़ा हो गया और बहुत ही सीरियस लुक के साथ उसे देखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ है? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने कहा, ये जगह, पिछले कुछ दिनों से लोगों से बातें करने के साथ साथ उसने उनकी भाषा सीखने की कोशिश भी की थी और इसके अलावा वो यहाँ के एनवायरनमेंट और लोकेशन को भी ध्यान से स्टडी कर रही थी। कुछ टाइम तक लगातार ऑब्जर्व करने के बाद रितिका को समझ में आ गया था कि वो लोग इस वक्त जिस ट्राइब के साथ रह रहे हैं वो माउंटेन के टोपोग्राफी लोकेशन पर है। यहाँ के आसपास का क्लाइमेट फिर भी थोड़ा अच्छा है, पर यहाँ के माउंटेन रेंज हमेशा भारी कोहरे से ढके रहते हैं और इसमें से भी जो सबसे ज्यादा चिंता करने की बात थी वो ये थी कि इस जगह पर कोई भी कंपास काम नहीं करता था, इसीलिए यहाँ दिशा का पता लगाना बहुत मुश्किल था। ये सब कुछ क्यों था ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था, पर ऊपरी तौर पर जो अंदाजा लगाया गया था उससे ये पता चला था कि आसपास एबनॉर्मल नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है और हो सकता है कि यहाँ पर काफी हाई मैग्नेटिक अयस्क नेचुरल तौर पर पाया जाता हो। इसी तरह की परिस्थितियों में कार्तिक और रितिका बेसिकली दोनों ही यहाँ से जा नहीं सकते थे। किसी जंगली जानवर ने लिटिल निशा के पापा को तब तक मारा था जब तक उन्होंने अपना दम नहीं तोड़ दिया था और इसी वजह से बाहर जाने से ये लोग इतना ज्यादा डरते थे और ऐसा कहा जा सकता था कि इस ट्राइबल एरिया के बाहर की जगह बहुत ज्यादा खतरों से भरी हुई थी। ऊपर से इतने घने पेड़ और इतना ज्यादा कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था कि यहाँ किस जगह जाना है ये पता कर पाना भी मुश्किल था। अगर कार्तिक और रितिका यहाँ से बाहर जाते भी हैं तो भी दोनों अपना रास्ता भूल जाएंगे। हो सकता है कि चलते चलते वो लोग शुक्ला परिवार की कैद में पहुंच जाएं, तो ये भी हो सकता था कि ये लोग चलते चलते सही मंजिल पर पहुंच जाएं और इन पहाड़ी इलाकों से निकलकर एक सही जगह पर आ जाए। पर अगर ऐसा होता तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रितिका की बात सुनने के बाद कार्तिक और भी ज्यादा दंग रह गया। वैसे तो ट्राइबल एरिया में जो लाइफ वो जी रहा था उसमें भी कोई कमी नहीं थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कार्तिक अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर निकालना चाहता था। पहले या बाद में कार्तिक को ये जगह छोड़कर जाना ही था, पर जो बात रितिका ने उसे बताई उसके बाद इन लोगों का यहाँ से जा पाना और भी मुश्किल लग रहा था। अगर ये लोग फिर भी यहाँ से चले जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही परिणाम होने वाला था, अगर ये लोग रास्ता भूलते हैं तो इन्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ सोचकर कार्तिक ने रितिका से पूछा, क्या हम लोग नदी के सहारे चलकर वापस नहीं जा सकते हैं? कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने मना करते हुए कहा, मैंने इस बारे में भी सोचा था पर यह काम नहीं आएगा। कार्तिक को इसका कारण नहीं पता था, इसीलिए उसने सवाल करते हुए पूछा, पर क्यों नहीं काम आएगा? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने उसे समझाते हुए कहा, जब तुम बेहोश थी तो मैं शिकारी लोगों का पीछा करते हुए वहां नदी के रास्ते को खोजने के लिए गई थी ताकि हम लोग नदी से होते हुए वापस जा सकें, और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक नदी कई नदियों में बटी हुई है और मुझे भी नहीं पता है कि किस नदी से होकर हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। रितिका की बात सुनकर कार्तिक एकदम चुप हो गया क्योंकि उसके पास बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। काफी देर तक चुपचाप रहकर कार्तिक ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए और हर एक एंगल से सोचना शुरू किया, पर उसे कहीं भी कोई भी रास्ता मंजिल तक पहुंचते हुए नहीं दिख रहा था। कार्तिक को लग रहा था कि अब ये लोग यहाँ पर फंस कर रह गए और यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए अब ये लोग सिर्फ बाहर से अपने लोगों के आने का और उन्हें बचाने का इंतजार ही कर सकते थे। हालांकि ये उम्मीद भी एक झूठा दिलासा थी क्योंकि मैगी को फिलहाल कार्तिक की रियल लोकेशन नहीं पता थी। अगर मैगी अपने लोगों के साथ आकर कार्तिक को ढूंढती भी है तो भी इन सब में बहुत टाइम खराब हो जाएगा और इतने घने जंगल में कार्तिक को ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से देखने पर कार्तिक इन लोगों को दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं था। ये सब कुछ सोचकर कार्तिक बेचारगी के साथ कार्तिक ने रितिका को देखा। रितिका ने इस वक्त प्रिमिटिव ट्राइबल लोगों की तरह पत्तों से बने हुए कपड़े पहन रखे थे और उसके सामने खड़ी उसे बेचारे, ये उन दोनों की किस्मत है जो उन्हें यहाँ पर फंसा कर चली गई, इसमें उनका कोई दोष नहीं। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर वो हमेशा के लिए यहीं पर रह गया तो कियारा का क्या होगा, जो आज भी उसका इंतजार उतनी ही शिद्दत से कर रही है जितना पहले उसके कॉलेज जाने का करती थी। टीना का क्या होगा जो हर वक्त अपने बड़े भैया को बड़े भैया कहकर उसकी जान खाती रहती थी। और मैगी, वो इतने सारे सबॉर्डिनेट्स को अकेले कैसे संभालेगी? अमन अपनी बकवास किसके साथ करेगा? और जुनैद, उसकी तो शादी देखना भी बाकी थी। कार्तिक कैसे ये सब कुछ मैनेज करेगा? उसे तो अपने इन सारे दोस्तों और लोगों की आदत सी हो गई थी, ऐसी आदत जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकता था।
ये सारे लोग कार्तिक की जिंदगी के वो पहलू थे जिसे कार्तिक खुद भी नहीं बदलना चाहता था। इनकी दोस्ती में उसे एक ऐसा सुकून महसूस होता था जो उसे कहीं और महसूस नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, क्या करेंगे कार्तिक और रितिका?